दोस्तों आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक 16 साल के बच्चे के बारे में जिसका नाम एरम होता है और उसे प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से वो 16 साल की उम्र में ही 80 साल का बूढ़ा आदमी जैसा लगने लगता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एरम को एक नोवेल लिखते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो बता रहा होता है कि वो सिर्फ अभी 16 साल का है, लेकिन वो अभी तक स्कूल नहीं गया। वो घर रह के किताबें पढ़ता है और कंप्यूटर में लिखने में ही अपना सारा समय बिताता है। और तो और वो एक नोवेल अपने पेरेंट्स के ऊपर भी लिख रहा होता है जो कि उसके पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में होती है। और तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरम अपने पड़ोसी मिस्टर जैंग को बता रहा होता है कि जब वो पैदा हुआ था उस समय उसके मम्मी पापा सिर्फ 17 साल के थे। जिस पर मिस्टर जैंग हंसते हुए बोलते हैं कि ये तो उम्र ही ऐसी होती है और देखना जरूर तुम्हारे पापा उस समय डर गए होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और तभी फिर से कहानी शिफ्ट होती है और एरम के मॉम डैड पर आती है जिस समय वो दोनों ही टीनेजर थे। अब जो एरम की मॉम होती है ना, उनका नाम होता है मीरा और मीरा के 5 बड़े भाई होते हैं। और वही दूसरी तरफ एरम के डैड का नाम होता है देसू जो कि गरीब परिवार से होता है। और साथ ही उसके डैड ताइक्वांडो एथलीट भी होते हैं जो अपने स्कूल टाइम पर अपने प्रिंसिपल को स्विंग किक मारने की वजह से काफी फेमस हो गए थे। अब कहानी में दिखाया जाता है कि देसू बड़ी टेंशन में होता है जैसे उसे पता चलता है कि मीरा प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो दोनों अभी सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें इस बात का बहुत डर लग रहा होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो ना जाने लोग उनका क्या करेंगे। लेकिन बेचारी मीरा भी क्या कर सकती थी, वो देसू से इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को बोलती है। उसके बाद मीरा जैसे अपने घर पहुंचती है और जैसे उसके घर वालों को पता चलता है कि मीरा प्रेग्नेंट है तो उसके डैड उसके पीछे डंडा लेकर पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें स्कूल यही सब करने के लिए भेजा था। और वहीं दूसरी तरफ मीरा के 5 भाई देसू की कुटाई करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब देसू अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड भी उसे जमकर थप्पड़ मारने लगते हैं जिस वजह से देसू गुस्सा होकर अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट पर आती है जहाँ पर मीरा अपने बेटे एरम को दवाइयाँ दे रही होती है। उसके बाद तीनों ही साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं जिसमें एरम का एक शो आने वाला होता है और शो में एरम की हेल्थ और उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया जाता है। और शो का जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है सोंग चेन जो कि मीरा का क्लासमेट होता है और इस शो के जरिए इन्हें काफी डोनेशन मिलता है जिससे दोनों एरम का सही तरीके से इलाज करा पा रहे होते हैं। और इसी शो के दौरान हमें पता चलता है कि देसू एक ड्राइवर होता है और वहीं मीरा लॉन्ड्री में काम करती है। और एरम अपनी प्रोजेरिया नाम की बीमारी के चलते 16 साल की उम्र में ही 80 साल का बूढ़ा आदमी जैसा लगता है और इसी वजह से लोग उन्हें काफी डोनेशन भी देते हैं ताकि वो एरम का सही तरीके से इलाज करा पाए, जिस वजह से मीरा और देसू को काफी हेल्प मिल पाती है। उसके बाद मीरा को उसके क्लासमेट सोंगचेन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगचेन मीरा से कहता है देखो ये एपिसोड वाली तरकीब काम आ गई और लोग भर भर के डोनेशन भी दे रहे हैं, जिसमें मीरा उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन देसू अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तभी एरम अपने डैड के पास आकर कहता है कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले तो देसू को थोड़ा डर लगता है लेकिन फिर वो उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर एरम को टैक्सी में देख लोग पहचानने लगते हैं कि अरे ये तो वही बच्चा है जो टीवी पर आया था। अब बहुत से लोग तो एरम को देख उससे अच्छी तरह से बातें करने लगते हैं और उसे खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ कई लोग उसे देखकर डर जाते हैं और टैक्सी से उतर जाते हैं। उसके बाद फिर काफी रात हो जाती है, इससे दोनों बाप बेटे मीरा को लेने के लिए चले जाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद मीरा देसू से बियर लाने को बोलती है, इसलिए दोनों बाप बेटे बियर लेने के लिए चले जाते हैं। अब एरम अपने पापा से कहता है कि आप यहीं पर रुको, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। पर इतने में ही एरम को स्कूल के कुछ बच्चे मिलते हैं जो एरम को देख उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब जैसे ही देसू ये देखता है तो वो उनके बीच से अपने बेटे को ले जाने लगता है, पर वो बच्चे एरम को और भी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं जिससे देसू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से फाइट करने लगता है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है और गलती से देसू का किक पुलिस वाले को जा लगता है, जिससे फिर सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहाँ पर मीरा और देसू पुलिस वाले को बताते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे बच्चे के लुक्स पर मजाक बना रहे थे और उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से फिर पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मीरा एरम के साथ हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर मीरा को बताता है कि एरम की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है और उसे समय से एडमिट करना पड़ेगा वरना उसकी मौत भी हो सकती है। ये सब सुनने के बाद मीरा काफी घबराने लगती है। फिर वो वहाँ से लौटकर घर आ जाते हैं और घर आकर एरम फिर से नोवेल लिखना शुरू कर देता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स की लाइफ की अच्छी और बुरी क्वालिटीज के बारे में बताने लगता है। लेकिन लिखते लिखते अचानक से एरम के शरीर पर दर्द उठता है और वो फटाफट से दवाइयाँ ले लेता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो फिर से उठता है तो देखता है कि उसे ली सुहा नाम की एक लड़की का मेल आया हुआ है जिस पर उस लड़की ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा टीवी पर एपिसोड देखा था और मुझे तुम्हारा ईमेल मिला और मुझे तुम काफी अच्छे लगे। और तो और उस सुहा नाम की लड़की ने ये भी लिखा होता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बीमार हूँ, इसलिए शायद हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अब ये देखकर एरम के दिमाग में तो बस अब हर समय सुहा का मेल ही घूमने में रहता है और वो अब बस दिन रात उसी के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जब रात को एरम की नींद खुलती है
तो वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनने लगता है, जिसमें मीरा देसू से कह रही होती है कि वो ये बच्चा कभी भी पैदा नहीं करना चाहती थी और वो इस बच्चे को गिराने की पूरी कोशिश करने के लिए भागा दौड़ी करती थी। और मीरा को लगता है कि शायद उसकी भागा दौड़ी की वजह से एरम इस तरीके का पैदा हुआ है। और एरम ये सब सुनने के बाद काफी दुखी हो जाता है और वो अपनी पेरेंट्स के ऊपर लिखी हुई नोवेल को डिलीट करने की सोचता है। तभी फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है और एरम मिस्टर जैंग के साथ बैठा होता है और उन्हें बताता है कि कल वो एडमिट होने वाला है, जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर एरम उन्हें बताता है कि मुझे एक लड़की का मेल आया है और वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मिस्टर जैंग उससे कहते हैं लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम जिंदगी को जीना छोड़ दे, इसलिए तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करे। ये सुनने के बाद एरम काफी खुश हो जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है हॉस्पिटल पर और अब एरम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पर मीरा का फ्रेंड सॉन्गचन उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आता है और वो सारे गिफ्ट्स एरम के व्यूअर्स ने भेजे होते हैं, जिसमें बहुत सी किताबें और गेम्स होते हैं। और फिर रात को एरम छिप कर अपने बिस्तर के अंदर से सुहा को उसके मेल का रिप्लाई करता है और लिखता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझे दोस्ती के लिए पूछा और मैं भी ये प्रे करता हूँ कि तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे एरम और सुहा रोज बातें करने लगते हैं और एरम को बहुत अच्छा लगने लगता है कि कोई उसका दोस्त बन गया है। और अब एरम सॉन्गचन से कहता है कि वो और भी शोज रिकॉर्ड करना चाहता है ताकि सुहा उसके और भी एपिसोड देख पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा देसू को डोनेशन लिस्ट दिखाती है, जिसमें एक इंसान ने $10,000 का सबसे ज्यादा डोनेशन दिया होता है और ये देखकर देसू कहता है कि हमें इस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन अभी वो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थे क्योंकि उस इंसान ने अपना कोई भी पता नहीं दिया होता है और ये इंसान कौन है जिसने इतना ज्यादा डोनेशन दिया है वो हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद एरम की रिकॉर्डिंग जब पूरी हो जाती है तो एरम सॉन्गचन को सुहा को उसका ईमेल देने के लिए थैंक यू बोलता है, पर सॉन्गचन कहता है कि कौन सुहा, मैंने तो तुम्हारा ईमेल किसी को भी नहीं दिया, हो सकता है कि मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने दे दिया होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें जरूर डांट लगाऊंगा। पर एरम कहता है कि नहीं जिसने भी दिया है अच्छा ही किया क्योंकि इस वजह से कोई मेरा दोस्त बन पाया है। फिर कहानी के अगले दिन दिखाया जाता है सॉन्गचन एरम से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी सुहा से बात करते हो, जिस पर एरम कहता है कि हाँ करता हूँ। इसीलिए सॉन्गचन एरम से अब उसका ईमेल आईडी मांगता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड के लिए हमें तुम्हारी फ्रेंड सुहा को भी बुलाना चाहिए और इस वजह से सुहा को भी हेल्प मिल सकती है और तुम उससे मिल भी सकते हो, जिसके लिए एरम तैयार हो जाता है। पर असल में तो सॉन्गचन झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके किसी भी स्टाफ मेंबर ने एरम का कोई भी कॉन्टेक्ट सुहा नाम की लड़की को नहीं दिया था। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस बच्चे की फीलिंग्स के साथ ऐसे कौन खेल रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर एरम की मॉम और डैड को उसकी हेल्थ को लेकर और भी ज्यादा सीरियस होने को कहता है और एरम से किताबें वगैरह और स्क्रीन से दूर रहने को बोलता है क्योंकि इसकी वजह से उसकी आंखों में काफी बुरा असर पड़ सकता है और एरम की डेथ भी हो सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरम फिर से सुहा से बातें करने लगता है और वो सुहा से उसकी फोटो मांगता है और उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। पर सुहा उसे फोटो भेजने के लिए मना कर देती है और बस उसे अपने हाथ की फोटो भेजती है, जिसे देखकर एरम सुहा और उसकी एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में चले जाता है। अगर वो भी अच्छा और हेल्दी होता तो वो कैसे उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता। उसके बाद हम देखते हैं कि अब काफी दिन बीत चुके होते हैं पर सुहा का एरम को काफी दिनों से कोई भी मेल नहीं आता, जिस वजह से एरम को उसकी काफी टेंशन होने लगती है और इसका बुरा असर उसकी तबीयत पर भी पड़ने लगता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और डॉक्टर अब एरम को और भी हाई डोज दवाइयां देना शुरू कर देता है, जिस पर एरम डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मैं मरने वाला हूँ ना। डॉक्टर ये सुनकर एकदम सीरियस हो जाता है पर एरम बार बार डॉक्टर से यही पूछता है कि प्लीज मुझे बता दो क्या मैं मरने वाला हूँ, और फिर डॉक्टर भी उसे बता देता है कि वो 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएगा। और ये सुनने के बाद अब एरम अपनी लाइफ को हंसते खेलते जीने की कोशिश करता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्गचन मीरा को सुहा नाम की लड़की की सच्चाई बताता है, जो अब तक एरम से लड़की बनकर बात कर रहा था। वो कहता है कि वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर है जो एक स्क्रीन प्ले तैयार कर रहा है, एक सुहा नाम की लड़की और एक लड़के पर जिसे प्रोजेरिया नाम की बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और ये सब सुनकर तो मीरा को काफी गुस्सा आने लगता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे कोई कैसे उसके बच्चे की फीलिंग के साथ खेल सकता है। और ये सारी बातें एरम सुन लेता है और पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो अपने पेरेंट्स पर काफी गुस्सा करने लगता है और उनसे कहता है कि मैं मरने से पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझ पर कोई भी रोक टोक मत करो। और ये सुनकर उसके मॉम डैड और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन एरम सुहा को फिर से मेल भेजकर गुड बाय कहता है और कहीं ना कहीं उसे उसके झूठ के लिए माफ कर देता है और फिर अपने डैड के साथ स्काई पार्क से तारे देखने चले जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड के सामने फुट फुट कर रोने लगता है और अपने डैड को हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है। लेकिन थोड़ी देर में अचानक से एरम की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है और ये देख देसू उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले आता है और तब जाकर वहाँ पर देसू को सुहा नाम की झूठी लड़की के बारे में पता चलता है और फिर वो सॉन्गचन से उस आदमी का पता मांगकर उसके घर चला जाता है और उस आदमी को पीटने लगता है। पर वो देखता है कि उस आदमी का तो खुद एक पैर खराब है तो वो उसे और नहीं पीटता और सारा गुस्सा खुद ही पी जाता है।
उसके बाद देसु वहाँ से सीधे अपने घर जाता है, जिस घर को वो 17 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था। वहाँ जाकर वो अपने डैड से मिलता है। पहले वो अपने डैड को देखकर थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं काफी खुशी भी होती है और वो देखता है कि अब उसके डैड काफी बूढ़े हो चुके हैं। और वहाँ जाकर उसे वो $10,000 वाले डोनेशन का पता चलता है कि वो किसी अरे गहरे इंसान ने नहीं बल्कि उसके डैड ने किए थे। और ये देखकर वो रोने लगता है और अपने डैड से हर चीज के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसका डैड देसु को अपने पोते के लिए एक टोपी गिफ्ट करता है और उस टोपी को लेकर देसु वहाँ से लौट आता है। फिर हम देखते हैं कि मीरा देसु को अब काम में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि एरम के पास काफी कम समय बचा होता है। वो देसु से कहती है कि तुम्हें अब अपना काम छोड़कर एरम के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग, जो कि एरम के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी एरम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं और उससे खूब बातें किया करते हैं। अब देखते ही देखते समय बीतता जाता है और एरम की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और अब नया साल भी आने वाला होता है, जिस पर देसु एरम से कहता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए तो मुझे बताओ। जिस पर एरम कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक जगह पर जाना है और नए साल की अप डाउन बेल को सुनना है। जिस पर देसु कहता है कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। पर एरम कहता है कि क्या आप एक मरते हुए बच्चे की विश को पूरा नहीं कर सकते। और साथ ही एरम अपनी लिखी नोवेल को प्रिंट कराने के लिए भी बोलता है और कहता है कि पर प्लीज आप उसे पढ़ना मत। जिस पर उसका डैड उसे प्रॉमिस कर देता है। जब देसु उसे प्रिंट कराने जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और प्रॉमिस तोड़कर उस नोवेल को पढ़ लेता है। और वो देखता है कि एरम ने वो नोवेल उन्हीं के ऊपर लिखी होती है और ये देख देसु को काफी रोना आने लगता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि देसु डॉक्टर से एरम को डिस्चार्ज करने को बोलता है, ताकि वो उसकी आखिरी विश को पूरा कर सके और उसे न्यू ईयर की बेल सुना सके। जिसके बाद हमें सीधे ही न्यू ईयर वाला दिन दिखाया जाता है और ट्रैफिक की वजह से उनकी कार आधे रास्ते में ही फंस जाती है। इसीलिए एरम अपनी मॉम से बातें करना शुरू करता है और अपनी मॉम को अपनी लिखी हुई नोवेल पढ़ने को कहता है, जो कि उसने उन्हीं की लाइफ के बारे में लिखी थी। और फिर मीरा उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें उसने अपने मॉम डैड की फर्स्ट मीटिंग के बारे में लिखा होता है कि वो कहाँ मिले, कैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और कैसे वो एक टीन एज में ही पेरेंट्स बन गए। और पढ़ते पढ़ते ही मीरा को काफी रोना आने लगता है और थोड़ी ही देर में नया साल लगते लगते ही एरम इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसकी वो बेल सुनने की आखिरी विश भी अधूरी ही रह जाती है। और मीरा और देसु ये देख फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद कहानी फिर से एक बार शिफ्ट होती है और हम एरम को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसमें एरम कहता है कि अगर उसे फिर से मौका मिलता है तो वो फादर बनना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसे उसी का ही जैसा एक बेटा हो, ताकि वो एक फादर होने की फीलिंग को समझ पाए। और फिर यहीं पर इस कहानी की बहुत ही दुखद एंडिंग हो जाती है।